दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे बच्चों। और हमने द पोस्ट ऑफिस जो हमारा प्ले है उसको कल थोड़ा सा स्टोरी हमने समझी थी, ठीक है। आज हम उसके क्रिटिकल एनालिसिस पे आते हैं। हम पूरे प्ले को देखेंगे एक तरीके से कि इसको हम कैसे क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, कैसे इसका आकलन कर सकते हैं, कैसे हम इसको जांच परख सकते हैं। मतलब बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस में आलोचनात्मक एक तरीके से नजरिए से देखना होता है, ठीक है। तो अब क्योंकि जो प्ले हो चाहे ऐसे हो या नॉवल हो, इनका जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है ना, उसका लिखने का तरीका कुछ हद तक क्रिटिकल एप्रिसिएशन जैसा ही होता है, पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखनी पड़ती है, कुछ अलग ढंग से लिखना पड़ता है। वो मैं बताऊंगा कैसे। देखो, जैसे इसमें फिगर ऑफ स्पीच वगैरह हम लोग नहीं लिखते हैं। सबसे मेन चीज तो ये है ना, जैसे हम पोएट्री में फिगर ऑफ स्पीच लिखते हैं ना, मेटाफर सिमिली, वो हम जनरली इसमें नहीं लिखते हैं आमतौर पे। लिखना चाहो तो कोई लिख सकता है, परंतु आप उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे जिस तरह से पोएट्री में हम लिखा करते हैं, पॉइंट बना बना के। हाँ, इसमें मोटा मोटा लिख सकते हो कि ये बहुत ही मेटाफोरिकल है, इस तरीके से लिख सकते हो एक सेपरेट हेडिंग डाल के, या आयरोनिकल है, या एक सेटायर है, ठीक है। अब देखो, ये अपना पहले इंट्रोडक्शन डालेंगे हम लोग कि पोस्ट ऑफिस बहुत ही पॉपुलर वर्क्स, रविंद्रनाथ टैगोर के जो पॉपुलर वर्क्स हैं उनमें गिना जाता है, ठीक है। ये 1912 में पब्लिश हुआ था, और यह उन काम में से, उन वर्क्स में से है जिनको वेस्ट में भी काफी सराहना मिली है, जो वेस्ट के लोगों को भी, जिन्होंने मतलब जिस वर्क ने काफी अट्रैक्ट किया एक तरीके से। ये उन कामों में से है रविंद्रनाथ टैगोर के। वेस्ट में, खासतौर पर जर्मनी में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में इसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा थी। फ्रांस में देखा जाए तो जब पेरिस का फॉल हुआ, मतलब जब पेरिस पे कब्जा हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तब ये रेडियो पे बजाया गया था। ये मैंने कल पढ़ाया था, तब भी बताया था। तो इसकी वेस्ट में काफी ज्यादा एक तरीके से इसको पसंद किया जा रहा था, इसकी काफी अपील थी वहां पे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, आप बेसिक इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिख सकते हो, इसे और बड़ा कर सकते हो। मैंने तो एक आइडिया के हिसाब से आपको बताया है। देखो, इसमें क्रिटिकल, आप समरी का एक पॉइंट अपनी तरफ से डालना, मैंने नहीं लिखा है जानबूझ के, आपके लिए छोड़ा है, ठीक है। समरी डाल के इसकी शॉर्ट में स्टोरी आप लिखना, ये आपके लिए होमवर्क है। फिर हम आते हैं मेन थीम्स पे। इस ऐसे की थीम्स क्या क्या है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट थीम तो इसकी डेलिवरेंस है। कौन सी है? डेलिवरेंस। डेलिवरेंस का मतलब यहाँ पर लिबरेशन या रिकवरी है एक तरीके से ना। तो देखो, ये मेन थीम है। डब्ल्यू बी येट्स, जो फेमस राइटर हैं, डब्ल्यू बी येट्स, विलियम बटलर येट्स, उन्होंने भी माना है कि इसकी जो सेंट्रल थीम है ना प्ले की, वो डेलिवरेंस है। डेलिवरेंस का मतलब होता है लिबरेशन, आजादी, मुक्ति एक तरीके से। तो यहाँ पे किसकी मुक्ति हो रही है? अमल की मुक्ति हो रही है फ्रॉम हाउस अरेस्ट एक तरीके से, क्योंकि उसे घर में बंद कर रखा गया है बीमारी की वजह से। तो उसकी मुक्ति किस रूप में हो रही है? उसकी मुक्ति उसकी आत्मा की मुक्ति के रूप में हो रही है, यानी कि उसकी डेथ हो जाएगी और वो इस मतलब बंधन से दूर हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। वो जो घर में उसको बंद करके करके रखा है, अब आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, वो वहां से मुक्त हो जाएगा। उसकी आत्मा का लिबरेशन एक तरीके से। अमल का लिबरेशन का मतलब लिबरेशन ऑफ सोल, उसकी आत्मा का लिबरेशन, आत्मा की मुक्ति है। तो उसका जो घर है ना, वो तो सिंबल हो गया एक संसार का, इस वर्ल्ड का। और अमल की जो सोल है ना, उसको एक तरह से मुक्ति मिली है इस संसार की रेस्ट्रिक्शन से, यानी कि जो रोक टोक है उनसे मुक्ति मिल गई है मृत्यु के बाद में, जो कि प्ले के एंड में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसको मुक्ति मिल जाती है। तो मेन तो डेलिवरेंस है, इस लिबरेशन, एक तरह से छूट, आजादी, मुक्ति जो है ना, वो है मेन थीम। तो फिर टाइम, टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थीम इन दिस प्ले, है ना। क्योंकि देखो, जो लाइफ है ना, उसमें लिमिटेड टाइम है, और अमल की तो बहुत सारी एस्पिरेशन है, बहुत सारी इच्छाएं हैं कि उसे ये भी करना है, उसे वो भी करना है, उसे दूध वाला बनना है, उसको फूल वाला बनना है, उसको पोस्टमैन बनना है ना, उसको उस पहाड़ी के पार जाना है, काम ढूंढना है, उसको इतने सारे बेसिकली उसकी उम्मीदें, एस्पिरेशन हैं उसकी। अब वॉचमैन है, वो सिंबल है इसमें टाइम का, ठीक है। और बेसिकली बोलता भी है कि, मतलब वॉचमैन इसके अंदर बोलता भी है प्ले के अंदर, कि सब कुछ टाइम पर ही होता है, कुछ भी टाइम से पहले नहीं हो सकता, और कोई भी टाइम के परे नहीं जा सकता, है ना। और जब एक बार टाइम निकल जाए, वंस टाइम गोज वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार टाइम निकल गया तो हम हमारे हाथ में फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो टाइम ओवर होने पर ही हम अपनी मृत्यु को मिलते हैं, और कोई भी डॉक्टर फिर उस चीज को स्टॉप नहीं कर सकता। एक बार जब आपकी टाइम ओवर हो गया है और आपकी मौत आ गई है, तो फिर कोई भी डॉक्टर से रोक नहीं सकता। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम इन दिस प्ले। फिर आते हैं डेथ पर। डेथ, यस, द प्ले एंड्स एट डेथ। ये तो सबको पता ही है, प्ले खत्म मृत्यु पे होता है। इसकी मेन कैरेक्टर अमल, जो इसका मुख्य किरदार है अमल, उसकी मृत्यु पर प्ले खत्म होता है।
प्ले के स्टार्टिंग से ही डेथ है ना वो अमल के चारों तरफ मंडराने लग जाती है, क्योंकि जब लोकल डॉक्टर बोलता है ना कि अमल की लाइफ डेंजर में है और इसको इस तरह की बीमारी है, मतलब बीमारी का पता भी नहीं चल रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली द डिजीज वाज, है ना, कि किस तरह की बीमारी थी, उसको प्ले में कोई बताया भी नहीं था ढंग से, बस ये बताया कि इसको हवा नहीं लगनी चाहिए, इसको बाहर की रोशनी नहीं लगनी चाहिए, इस वक्त जो ऑटम का ऋतु है उससे दूर रखना है। और देखा जाए तो जो वॉचमैन की जो गोंग, मतलब उसकी एक तरह से जो आवाज करता है वॉचमैन, एक तरीके से वो जो है ना वो भी डेथ के आने का संकेत दे रही थी, है ना, क्योंकि वॉचमैन किसका सूतक, मतलब किसका सिंबल है, इट इज सिंबल ऑफ टाइम, वो टाइम का सिंबल है, वो सही समय पर अपनी घंटी बजाता है, ठीक है। तो उसके बजाने का मतलब है अब समय, सही समय आ गया है। और देखो जब प्ले के अंदर भी ऐसा होता है कि एक बार वो घंटी बजाता है तो अमल को नींद आने लग जाती है, वो बोलता है मुझे अब सोने का वक्त आ गया है ना, वॉचमैन ने भी संकेत दे दिया एक तरीके से। तो ये जो है ना डेथ की थीम को एक तरीके से उजागर करता है और ब्यूटीफुली, बहुत सही ढंग से। कौन? ये जो वॉचमैन है वो भी डेथ को एक तरह से बुला रहा है एक तरीके से, ये बोल सकते हो आप। बिहेवियर, देखो बिहेवियर, किसका बिहेवियर? प्ले में मेन चीज है अमल का बिहेवियर, बहुत एमिकेबल, बहुत सोशेबल है, वो सोसाइटी के लोगों के साथ में बड़ी अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है, उसका बहुत सौम्य व्यवहार है, बहुत प्यारा व्यवहार है, वो आसानी से जीत लेता है लोगों को। उसके दुश्मन होते हैं, एडवर्सरीज जो होते हैं, उसके खिलाफ होते हैं, उनको भी जीत लेता है। एग्जाम्पल कौन है? हेडमैन, है ना, पंचानन जो हेडमैन है ना, उसका भी दिल जीत लेता है वो। पीपल जैसे डेरी मैन हो गए, फ्लावर गर्ल सुधा हो गई, वो स्टार्टिंग में उससे बात करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, और ना ही उसको फ्री में दही देने के लिए, फूल देने के लिए रेडी होते हैं, परंतु उसकी बातों में, उसकी बातें इतनी प्यारी है, इतनी लुभावनी है कि वो फ्री में देने के लिए रेडी हो जाते हैं उसको, ठीक है। और बार बार डेली मिलने को भी रेडी हो जाते हैं एक तरीके से। और सुधा तो अपना प्रॉमिस भी रखती है कि मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं, लास्ट में प्ले में बोल के भी जाती है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये उसके बिहेवियर की वजह से, उसका जो इतना बढ़िया बिहेवियर है ना अमल का, उसकी वजह से है। प्ले में हेडमैन पंचानन है, जो कि बहुत ही एरोगेंट, घमंडी टाइप का, फाउल माउथ, हमेशा उल्टा सीधा बोलने वाला, उसको भी अमल ने जीत लिया एंड में। जब वो प्ले में क्या होता है कि, होता क्या है आपको मैंने बताया था ना कि हेराल्ड आता है, राजा का जो संदेश वाहक हेराल्ड आता है, और वो बोलता है कि रूम को खाली कर दिया जाए, इसे फूलों से सजा दिया जाए, यहाँ पर कोई नहीं रुकेगा। तो वो हेडमैन की तरफ इशारा करके बोलता है कि ये कौन है, इसको बाहर निकालो। तब अमल बोलता है नहीं नहीं ये मेरा मित्र है, इसको यहीं रहने दो। बल्कि हेडमैन पूरा मजाक उड़ाता है स्टार्टिंग से कि राजा और आएगा, इसके लिए लेटर आएंगे राजा से, और खाली पन्ना लेके आया होता है वो दिखाने के लिए कि ये लो तुम्हारा लेटर, मजाक उड़ाने के लिए कि तुम्हारा लेटर आया है। और बल्कि वो उसको क्या बताता है, उसका एक तरह से वो मित्र बताता है। इवन एक चीज और होती है प्ले में, वो जब वो खाली पन्ना देख के मतलब उसको बिलीव हो जाता है कि अमल को कि हाँ ये मेरा लेटर ही है, तब वो हेडमैन के पैर पकड़ने लग जाता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप राजा का लेटर मेरे लिए लेके आए और मैं आपके पैरों की धूल साफ कर देता हूँ। उस वक्त हेडमैन को समझ में आता है इस बच्चे का दिल कितना साफ है एक्चुअल में। और फिर लास्ट में जब वो उसे अपना मित्र बताता है, तब तो उसका दिल बिल्कुल ही ओपन हो जाता है उसके प्रति, अमल के प्रति। तो ये उसका बिहेवियर है जो जीत लेता है इवन उसके दुश्मनों को भी। सिंबोलिज्म तो भर भर के मतलब प्ले के अंदर सिंबोलिज्म कितने सारे, देखो बहुत से सिंबल्स हैं इसमें, और इन सिंबल्स को अगर हम नहीं समझेंगे ना तो इस प्ले को समझना मतलब सही तरह समझना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी चीजें तो समझने वाली सिंबल्स में ही। अब देखो पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस किसका सिंबल है? अलग अलग लोग इसकी अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। सही बताऊं तो आपको बहुत से टीचर्स मिलेंगे, उनका गलत नहीं बोलूंगा मैं, जो भी इसको अपने हिसाब से जस्टिफाई कर पाए इसका अर्थ, वो सारा अर्थ सही है। देखो मैंने पोएट्री में बहुत बार आपको समझाया है कि पोएट्री का एक मीनिंग नहीं हो सकता, बहुत से मीनिंग हो सकते हैं, एक लाइन के बहुत मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, परंतु सामने वाला सही तरीके से उसे जस्टिफाई करना चाहिए, उसको सही ठहराना तो आना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो क्यों सही है मतलब। अब देखो पोस्ट ऑफिस, मेरे हिसाब से पोस्ट ऑफिस का सिंबल है हेवन का, स्वर्ग का। क्यों? क्योंकि इसी पोस्ट ऑफिस में से मैसेंजर्स, यानी कि गॉड के संदेश वाहक जनरल पब्लिक तक पहुंचते हैं। इसी पोस्ट ऑफिस में से संदेश ले लेकर वो जनरल पब्लिक तक पहुंचते हैं। तो ये एक तरीके से हेवन हो गया, एक मतलब स्वर्ग का सिंबल हो गया है पोस्ट ऑफिस। और जो इसमें पोस्टमैन है ना, वो मैसेंजर्स हैं, वो गॉड के, ये स्पेलिंग ई होगा, करेक्ट करना है ना, ME SS है ना। तो वो गॉड के मैसेंजर से संदेश वाहक पोस्टमैन, वो जगह जगह जाएगा, वो जाएंगे संदेश लेके जाएंगे, संदेश लेके आएंगे एक तरीके से। तो बेसिकली वो गॉड के मैसेज को लोगों में फैलाते हैं, ये इस तरीके से दिखाया गया है कि पोस्टमैन मैसेंजर है गॉड का। और इवन अमल भी वही बनना चाहता है, मैसेंजर गॉड का। वो कब बनेगा? वो तभी बन सकता है जब वो मरेगा, यानी वो शरीर को त्याग देगा, तभी वो मैसेंजर बन पाएगा गॉड का। जो जीसस क्राइस्ट थे वो भी मैसेंजर थे गॉड के, है ना। तो उस तरीके से देख सकते हैं। किंग, किंग क्या है? वो गॉड है, किसका? मृत्यु का गॉड, गॉड ऑफ डेथ। और वो अमल के पास आने वाला है उसको अपने साथ में ले जाने के लिए, वही राजा है किंग।
लास्ट में बोला भी जाता है ना, वो सुधा पूछती है कि ये क्या आंखें खोलेगा, कब खोलेगा, तो बोलते हैं आंखें जब खोलेगा जब राजा आएगा। यानी कि वो आंखें खोलने का मतलब क्या है, यानी इस शरीर से मुक्त होकर वापस हमेशा के लिए जाग जाएगा। यानी इस शरीर को त्याग देगा और उसके बाद मृत्यु हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी और वो जाग जाएगा, हमेशा के लिए जाग जाएगा, मतलब मृत्यु के बाद में जाग जाएगा। फिर देखो डेथ ऑफ अमल। अब जो अमल की मृत्यु है वो भी एक सिंबल है, किस चीज का सिंबल है, लिबरेशन, आजादी का सिंबल है, इस ह्यूमन वर्ल्ड, इस सांसारिक जीवन से मुक्ति का सिंबल है वो भी। वॉचमैन, वॉचमैन किसका सिंबल है, टाइम का सिंबल है। वो लगातार सही सटीक समय पर अपनी घंटी बजाता रहता है, वो अपनी आवाज करता रहता है, तो वॉचमैन टाइम का सिंबल है। अब देखो, तो हमने देखो इसमें थीम समझी, सिंबोलिज्म समझा। थीम्स एंड सिंबोलिज्म तो हम पोइट्री में भी समझते हैं, ठीक है, पर इसमें हमने फिगर ऑफ स्पीच अलग से डाली नहीं है। कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स को समझते हैं, पोइट्री में हम कैरेक्टराइजेशन नहीं समझते हैं, वहां नहीं पढ़ते हैं। प्ले में कैरेक्टराइजेशन देखना बहुत जरूरी होता है कि पात्रों को किस तरह से दिखाया गया, कैसे प्रेजेंट किया गया है। टैगोर ने बहुत ही बढ़िया वर्क किया है कैरेक्टराइजेशन में, क्योंकि उसके जो कैरेक्टर्स हैं फ्रॉम अमल से लेके हेराल्ड तक, वो सभी बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, उनकी महत्वता बहुत अधिक है प्ले के अंदर। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर लेस इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, सभी कैरेक्टर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सबके सभी प्ले को अपने एंड की तरफ ले जाते हैं। सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो एक पहिए में, देखो पहिए में ये एक्सेल होता है, ये सारे उसकी वो होते हैं स्पाइक्स, तनिया, है ना। तो ये पूरा जो पहिया है ना, ये तो प्ले है। ये जो एक्सेल है ना, ये बीच का, ये है अपना अमल। और ये सारे जो स्पाइक्स, ये जो डंडियां हैं, तनिया हैं, ये एक्चुअल में क्या होती हैं, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। अमल से सब बंधे हुए हैं और ये सब जोड़ के बनाते हैं प्ले को। तो देखो, सारे कैरेक्टर्स व्हील के स्पोक्स की तरह हैं, इन स्पोक्स की तरह हैं, और वो एक्सल से जुड़े हुए हैं, और वो व्हील को, मतलब कहने को, इस पहिए को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, प्ले को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, सब एफिशिएंट तरीके से। अमल का कैरेक्टर हमारे मन में सिंपैथी, प्यार, एक तरह से ह्यूमन काइंड की तरफ, मानव जाति के प्रति प्यार, मोहब्बत, सहानुभूति, इसको दर्शाता है, पैदा करता है। गैफर जो है वो मोटिवेशन लाता है कि हमें अपने सपनों की तरफ बढ़ना चाहिए। माधव है वो हमारे नियर और डियर वंस, हमारे करीबी लोग होते हैं ना, वो किस तरीके से हमारा भला चाहते हैं, कि हमारे भले के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमें घर के अंदर बंद भी कर सकते हैं, मतलब अगर हमको सेफ रखना है तो ये उसको दर्शाता है। हेडमैन है वो संसार की जो जटिलताएं, मुसीबतें हैं ना, ऑब्स्टेकल्स, उनकी तरफ इशारा करता है। ऐसे अदर कैरेक्टर्स है ना, उनकी भी अपने अपने सिग्निफिकेंस है, अपनी अपनी महत्वता है। ज्यादातर कैरेक्टर्स है ना वो अमल से अननोन है, बेसिकली, मतलब सॉरी, मतलब एक दूसरे से अननोन है, अमल से तो सारे नोन है। यानी क्योंकि देखो वो अमल से लिंक्ड है सारे। अब दूध वाला है, दूध वाला ना तो मतलब दूध वाला मैं डेयरी मैन को बोल रहा हूँ, बल्कि बेचने दही आता है, ठीक है, वो डेयरी मैन, क्योंकि एक तरह से सीधा डेयरी मैन का नाम निकलते हमारे मुंह से दूध वाला निकलता है, इसलिए मेरे मुंह से दूध वाला निकल रहा होगा, बाकी वो दही बेचने आता है ना। तो डेयरी मैन जो है ना, वो क्या है, वो अमल को जानता है। सुधा है वो अमल को जानती है, परंतु सुधा का, डेयरी मैन का, ना तो माधव से, ना गैफर से, ना राजा से, ना हेडमैन से, उन बाकियों से कोई ज्यादा लिंक नहीं है उसका। इस तरीके से सारे कैरेक्टर्स अमल से जुड़े हुए हैं, परंतु वो आपस में अननोन है, आपस में एक दूसरे को नहीं जानते ज्यादातर कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से अमल से मतलब सेंट्रल थीम से जुड़े हुए हैं प्ले की। और वो सेंट्रल थीम क्या है, डेलिवरेंस, आजादी, उससे लिंक्ड है सारे कैरेक्टर्स, क्योंकि वो एक तरीके से स्टोरी को उस तरफ ले जाते हैं जहां अमल की मुक्ति होगी, उसको मुक्ति मिलेगी। तो ये कैरेक्टराइजेशन है अपना। टाइटल, देखो पोएम में हम टाइटल नहीं करते हैं, परंतु प्ले में हम टाइटल जरूर पढ़ते हैं कि टाइटल की कितनी महत्वता है। ये बहुत ही एप्ट और सजेस्टिव, बहुत ही मतलब सटीक टाइटल है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया है। जो टाइटल का मतलब, पोस्ट ऑफिस का मतलब मैंने बताया कि ये ना, वो मेरे नजरिए में हेवन का अर्थ है वहां पे, ठीक है। और बेसिकली पूरा का पूरा इसका सिग्नो, मतलब हम इसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस देखें ना, महत्व देखें इसका, एक तरह से सिंबल के, एक चिन्ह, एक प्रतीक के, प्रतीकात्मक महत्वता बोलते हैं उसको। सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस मतलब प्रतीकात्मकता, महत्वता, यानी कि अगर प्रतीक के रूप में देखें इसकी महत्वता को, देखें पोस्ट ऑफिस को, तो हमें पता चलता है कि जो मेन कैरेक्टर है ना प्ले का, अमल, वो अपनी मुक्ति की तरफ बढ़ता है पोस्ट ऑफिस, क्योंकि उसको जब पोस्ट ऑफिस नजर आता है तो वो क्या करता है, वो उसको पता चलता है लेटर आते जाते हैं, फिर वो राजा से लेटर की एक्सपेक्टेशन रखता है, और यही बात स्प्रेड होती है, हेडमैन उसे राजा तक पहुंचवा देता है, फिर राजा आने आने वाला होता है उसके प्रति, मतलब उससे मिलने आ रहा होता है, कहने का मतलब वो मृत्यु आ रही होती है एक तरीके से अमल की, तो उसको फिर मुक्ति मिलती है। तो ये पोस्ट ऑफिस जो है ना, एक तरीके से माध्यम बनता है। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस हेवन की तरह है, जहाँ से मैसेंजर्स, इसमें भी ये होगा, मैसेंजर्स आते हैं और जाते हैं। कोई मिस्टेक हो गया ना टाइपिंग वगैरह, तो वो नोट्स में मतलब नहीं होगी, मतलब उसमें हटा दूंगा, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि इसमें मैं टाइपिंग करता हूँ जल्दीबाजी में, कई बार चीजें हो जाती हैं गलत, परंतु नोट्स में सब मैं सही करके दूंगा आपको। तो पोस्ट ऑफिस एक तरह से हेवन का प्रतीक लग रहा है यहाँ पे। और जो मैसेंजर्स है ना, यानी कि जो पोस्टमैन है, वो गॉड के मैसेंजर्स की तरह है।
और देखो यहाँ पे देखा जाए तो अमल का जो पैशन जो है ना पोस्टमैन के प्रति, पोस्टमैन के काम के प्रति, उसकी इच्छाएं जो है ना कि मुझे लेटर मिलेगा राजा से, वो सब एक्चुअल एक्चुअल में देखा जाए तो राजा को यानी कि गॉड को आने को मजबूर करती हैं उसके पास में, और उसके शरीर को से मतलब आत्मा को मुक्त कर देती हैं एक तरीके से। तो ये चीजें, ये टाइटल बिल्कुल ही सजेस्टिव है, बहुत ही अप्रोप्रिएट है, बहुत सटीक है। स्पिरिचुअल जर्नी, हाँ प्ले आध्यात्मिक मतलब जर्नी, यात्रा की तरफ ले जाता है, क्योंकि प्ले इंडिकेट करता है कि अमल की लाइफ खत्म होगी और उसकी एक नई यात्रा शुरू होगी। मतलब ये जीवन जीवन की यात्रा खत्म होगी और एक नई यात्रा शुरू होगी। नई यात्रा कौन सी? आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल यात्रा, क्योंकि जो गॉड ऑफ डेथ है उसको ले जाएगा अपने साथ में, और वो इस संसार की जो मतलब देखा जाए तो लिमिटेशंस है ना, बॉडी की हो चाहे सोसाइटी की हो या फिर उस वर्ल्ड की हो, इस संसार की लिमिटेशंस है ये, कि हम बॉडी से बंधे हुए हैं, समाज से बंधे हुए हैं, दुनिया से बंधे हुए हैं, उन सब से वो फ्री हो जाएगा और वो एक नई जर्नी पे जाएगा, नई यात्रा पे जाएगा, जो होगी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ सोल, आत्मा की, एक आत्मा के विकास की यात्रा पर निकल पड़ेगा वो। प्ले का स्ट्रक्चर, प्ले का ढांचा कैसा है? प्ले को वैसे इनिशियली 3 एक्ट्स में अगर आप सर्च करेंगे तो कुछ बताएंगे कि ये 3 एक्ट में बटा हुआ है, कुछ बोलेंगे कि ये 2 एक्ट में बटा हुआ है। एक्चुअल में इसे 3 एक्ट में बांटा गया होगा इनिशियली, बट परंतु बाद में इसे आजकल 2 एक्ट में प्ले किया गया है काफी जगह, और ये 2 एक्ट में ही ये लिखा भी जाता है आजकल। अगर आप बुक्स खरीदोगे तो ये 2 एक्ट में मिलेगा। तो ये जो चीज है ना, ये क्या है? ये एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है ना, ये प्ले को एक प्रॉपर ढांचे में बांट, ऐसा मतलब स्ट्रक्चर मतलब ढांचा होता है। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर का महत्व इसलिए होता है क्योंकि अगर एक साथ स्ट्रक्चर मतलब टुकड़ों में बांट जाता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये नोवेल में होता है, तो ऐसे ही प्ले में होता है एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, है ना, ये सब चीजें होती हैं प्ले में। तो इन एक्ट्स में बांटने का उद्देश्य ये होता है कि राइटर क्या करता है कि भाई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एक एक्ट में, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दूसरे एक्ट में, एक पर्टिकुलर चीज तीसरे एक्ट में, और वो ट्राई करता है कि सारे एक्ट एक दूसरे से लिंक्ड हो, जुड़े हुए हो। ऐसा नहीं लगे कि एक एक्ट बिल्कुल अलग लग रहा है, दूसरा एक्ट बिल्कुल डिफरेंट अलग लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि पहले वाले एक्ट से जुड़ा हुआ है ना। इस तरीके से राइटर ट्राई करता है कि ऐसा ना हो। तो देखो इसमें जो 2 एक्ट, पहले एक्ट में तो अमल की जो आत्मा है उसका लिबरेशन का बेस बनाया जाता है, एक तरीके से कहानी को का आधार बनाया जाता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, वो बहुत बीमार है, वो अलग अलग लोगों से मिल रहा है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं उनको जाहिर कर रहा था, मतलब उसकी आत्मा की मुक्ति का आधार बनाया जाता है। और जो सेकंड एक्ट है ना, उसमें उसकी आत्मा की मुक्ति कंप्लीट हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो 2 एक्ट है। प्ले का स्ट्रक्चर है ना, वो इस तरह का रखा गया है कि प्ले की स्पीड कम नहीं होती, वो बिल्कुल निरंतर स्पीड से चलता रहता है बिना किसी रुकावट के। एक एक्ट दूसरे एक्ट में नेचुरली पहुंच जाता है, ऐसा नहीं लगता कि पहला एक्ट खत्म हुआ है तो ऐसा लगा कहानी खत्म हो गई और एक अलग ही जगह से शुरू हो रहा है सेकंड एक्ट, ऐसा नहीं है। ऐसा प्रतीक हुआ कि पहले एक्ट के बाद में सेकंड एक्ट बिल्कुल उसके बाद में आया है, ऐसा नहीं लगा कि कोई सेपरेट चीज है, वो नेचुरली उसके बाद में आया है। पूरा का पूरा प्ले है वो प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टाइम में है, कोई भी जटिलता कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके बारे में। मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार पास्ट में जा रहा है, प्रेजेंट में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा, प्रेजेंट में ही चल रहा है पूरा प्ले। ठीक है, क्रिटिकल कमेंट्स, ये जो चीजें हैं ये एनसाइक्लोपीडिया से मैंने लिए हैं, और देखा जाए तो देखो क्रिटिकल कमेंट्स रविंद्रनाथ टैगोर के इस प्ले के ऊपर देखा जाए तो ये जो एन एंथोलॉजी आई थी, तो कृष्ण दत्त और रॉबिन्सन, जो एंड्रू रॉबिन्सन थे, उन्होंने लिखा था कि डब्ल्यू बी येट्स जो है ना, उन्होंने इस प्ले को यानी मास्टरपीस कहा है। डब्ल्यू बी येट्स ने बहुत तारीफ करी, उन्होंने बोला कि ये बहुत ही गजब का प्ले है। इवन महात्मा गांधी ने भी लिखा था कि वो प्ले जब 1917 में उसकी परफॉर्मेंस उन्होंने देखी पहली बार, तो वो इससे मन उनका मोहित हो गया, मन बिल्कुल एनरेप्चर्ड, ही वाज टोटली एनग्रोस्ड इनटू इट, वो पूरी तरह से इसमें घुस गए, वो उनका मन बिल्कुल मोहित हो गया इस प्ले को देख के। तो दत्त एंड रॉबिन्सन ने एक चीज और भी बोली है कि टैगोर ने एक्चुअल में देखा जाए तो डेथ के अंदर इतने गहराई से घुसे हैं वो, मतलब उन्होंने डेथ को बिल्कुल अंदरूनी तौर पे दिखाया गया, एक तरह से बहुत ही गजब का तरीके से दिखाया गया डेथ का जो प्रेजेंटेशन है ना, कि भाई देखो डेथ कैसे आई, अंधेरा होने लग गया, कमरे में अंधेरा कर दिया गया, ठीक है, और उसके बाद उसको नींद आ रही है, नींद आ रही है, ठीक है, और उसके एंड में फूल लाई है सुधा, और फूल उसने उसके हाथ में दे दिए, ये सब डेथ का प्रेजेंटेशन है। तो डेथ का प्रेजेंटेशन कितना खूबसूरत तरीके से बहुत ही गहराई से दिखाया गया है। तो ये कुछ क्रिटिकल कमेंट्स हैं। कंक्लूजन में हम लिख देंगे कि ये पोस्ट ऑफिस जो है ना, ये इंडियन और वर्ल्ड लिटरेचर का एक जैम, एक नगीना का है, मतलब ऐसा ये ऐसा वर्क है जो एक नगीने के तौर पे है, इस पूरे भारतीय लिटरेचर का हो चाहे पूरे संसार के लिटरेचर का हो, एक नगीने के तौर पे देखा सकता है। और इसमें लिबरेशन के मैसेज को बहुत इफेक्टिव मैनर में दर्शाया गया है, और एक तरीके से ये मोटिवेशन का सोर्स भी बनता है, ये प्ले आजादी के लिए, बहुत से लोगों की आजादी के लिए मोटिवेशन का सोर्स भी बना और आगे बनता रहेगा। तो ये हम इसे कंक्लूजन में इस तरीके से दिखा देंगे। तो देखो मैंने शॉर्ट शॉर्ट में चीजें लिखी हैं, ये पूरा क्रिटिकल एनालिसिस होगा। क्रिटिकल एनालिसिस लिखोगे तो ऐसे शॉर्ट में लिखोगे आप, इसमें समरी और ऐड कर देना अपनी तरफ से, बाकी इस तरह से शॉर्ट शॉर्ट में लिखोगे जब क्रिटिकल एनालिसिस लिखोगे। परंतु एक चीज का ध्यान रखना,
अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। इस प्ले में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं? तो देखो, क्रिटिकल एनालिसिस का क्वेश्चन तो बनता ही है, पर इसके अलावा और क्या बनता है? देखो, क्रिटिकल एनालिसिस तो मैंने लिख ही दिया। दूसरा नंबर पर आते हैं थीम्स ऑफ द प्ले। जो मैंने थीम्स बताई है ना ये ऊपर, इन्हीं थीम्स को आपको बड़ा चढ़ा के लिखना पड़ेगा, इनको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डिलीवरेंस, टाइम, डेथ, बिहेवियर, इन्हीं को और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा अपने प्ले के हिसाब से। तो थीम्स का एक सेपरेट बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। सिंबॉलिज्म इन द प्ले, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्ले में सिंबॉलिज्म को दर्शाओ। तो जो सिंबॉलिज्म का मैंने समझाया ना, इसी को आपको और बड़ा करना पड़ेगा। ये पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन, इन्हीं पॉइंट्स को और बड़ा करके लिखना। और भी पॉइंट होंगे सिंबॉलिज्म के, वो भी आप लिख सकते हो। जैसे उसका घर भी एक सिंबल है संसार का, है ना, ये सब चीजें। फिर एक सेपरेट क्वेश्चन टाइटल बनता है कि इसका टाइटल किस तरह का है, क्या टाइटल सही है? तो उसको भी समझाना पड़ेगा आपको कि टाइटल बिल्कुल सटीक है, वो प्ले के अनुसार है। और जो मैंने बताया ना आपको, इस तरीके इन्हीं पॉइंटों को आपको बड़ा करके लिखना पड़ेगा। तो ये चार तो सीधे सीधे इजीली, मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है। क्रिटिकल एनालिसिस का, थीम्स का, सिंबलिज्म का और टाइटल का, ये चार सेपरेट क्वेश्चन बड़े बन सकते हैं। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा सकता है कि राइटिंग स्टाइल कैसी है, किसकी राइटिंग स्टाइल कैसी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। तो देखो, उस चीज पे आप कुछ अपनी तरफ से होमवर्क करना, क्योंकि देखो अब आप बीए में आ गए बच्चों, मैं एक एक चीज लिख के नहीं दूंगा आपको, मैं समझाऊंगा ढंग से पूरा, परंतु मेहनत आपको करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। क्योंकि ऐसे स्पून फीडिंग करूंगा ना, तो फिर आप कभी आगे अपनी खुद की तरफ से मतलब सीख नहीं पाओगे। मैं एग्जांपल देता हूं, हमको कभी ऐसे स्पून फीडिंग करके नोट्स कभी नहीं मिलते थे हमको, हम अपनी तरफ से मेहनत करते थे। तो राइटिंग स्टाइल क्या है? राइटिंग स्टाइल में लिखोगे ना, तो आप स्टार्ट ऐसे करोगे, इंट्रो लिखोगे पहले, तो प्ले के बारे में लिखोगे, ठीक है। फिर थोड़ा शॉर्ट में समरी लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद में आप आओगे कि इसमें एक तरीके से राइटिंग स्टाइल में आप डिवीजन, कि प्ले को किस में बांटा गया है, उसने दो एक्ट में बांटा गया है, ठीक है, ऐसे लिख दोगे कि ये दो एक्ट में बांटा गया है। फिर उन्होंने लिखने का तरीका कैसा अपनाया है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल और कॉमन मैन की लैंग्वेज है, ठीक है। सिंपल कॉमन मैन की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। उसको समझाओगे कैसे कि जो भाषा है वो बहुत बातचीत की, आम बातचीत, जैसे आम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, वैसे कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई जटिलता नहीं है उनमें, ये चीज समझाओगे। फिर लिखोगे कि भाई जो लैंग्वेज में सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं वही चीजें हैं, सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं, और वो सिंबल्स है ना एक डीप मीनिंग की तरफ ले जाते हैं, एक गहरे अर्थ की तरफ ले जाते हैं प्ले को, और प्ले को और भी ज्यादा अच्छा बनाते हैं, वाइड बनाते हैं, क्योंकि इसके सिंबल्स ही हैं जो जहां पे सही अर्थ इसका छुपा हुआ है। तो ये राइटिंग स्टाइल में आप ऐसी चीज लिखोगे कि कितने टुकड़ों में बांटा गया है, कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, कौन कौन से सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं मतलब राइटर ने, है ना, ये सब राइटिंग स्टाइल में आएगा इसकी, ठीक है। तो ये अपना प्ले हो गया। तो ठीक है बच्चों, मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।